इस विभाग के सभी माननीय प्राध्यापकगण तथा डॉक्टर रामरतन पांडे जी और प्रिय छात्र छात्राओं, मुझे सचमुच बहुत ही प्रसन्नता हुई विभाग में आकर के, और यह देखकर और भी अधिक प्रसन्नता हुई कि पहले से बहुत अधिक समर्थ संपन्न यह विभाग अब है। और सारे भारत में इसके पूर्व भी संस्कृत विभाग की नील की पताका फहराती रही है। अब इसका अभ्युदय का फिर से समय आया है और इसके लिए आप सभी अभिनंदनीय है, बधाई के पात्र। विशेष रूप से शिक्षक दिवस पर आना मेरे लिए और भी प्रीतिकर है। समय नहीं है, छात्रों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ और यही कहता हूँ कि आगे बढ़ें, संस्कृत जगत में शास्त्रों का अनुशीलन करें और उच्चारण पर भी ध्यान दें। यह संस्कृत के छात्रों में कमी रह जाती है। पहले तो वाइवा होता था तो उसमें अभ्यास करना पड़ता था कि शुद्ध श्लोक बोलें। तो सभी छात्रों को चाहिए कि अपने अध्यापकों के सामने सुनाएं कुछ श्लोक और जहाँ त्रुटियाँ हों उनको सुधारें। छंद के बोलने में संयुक्ताक्षर का पूर्व लघु गुरु हो जाता है। ये तो छंद शास्त्र बताते हुए नियम बताया जाता है, लेकिन अभ्यास नहीं रहता है। तो दीप ज्योति न कहकर दीपक ज्योति, क्योंकि वो पकार गुरु हो जाएगा, नहीं तो उसकी लय थोड़ी टूटती है। दीपक ज्योति नमोस्तुते, तो दीप ज्योति नमोस्तुते में वैसी लय नहीं रह जाती, क्योंकि छंदों की पहचान क्या है कि जो रिदम है, जो लय है, वो जीवन में हमारे लय है। संस्कृत हमको क्या देती है कि जो बाकी जगह लय नहीं है, सौंदर्य गति लय नहीं है, वो हमको संस्कृत से मिलता है। तो संस्कृत छंदों का शुद्ध अभ्यास यदि करेंगे तो आपके जीवन में वो लय आती जाएगी। छंद जो संस्कृत के श्लोक हैं उनको सही ढंग से गाने से चित्त में शांति आती है, परिष्कार होता है, और जो ईश्वर की लय है, ब्रह्मांड की लय है, कॉस्मिक रिदम जिसको कहते हैं, वैश्विक लय, उससे हम जुड़ते हैं। यह एक बात है। दूसरी बात है कि आप लोगों ने उपनिषदों के बारे में पढ़ा होगा। 11 मुख्य उपनिषद हैं। ईश केन कठम प्रश्न मुंड मांडूक्य तित्तिरी, इतने गिना दिए गए 7 एक पंक्ति में। यह हमारे यहाँ की यह भी विशेषता है कि नाम याद रखने के लिए कितने एक छोटे से छंद में उसके नाम दे दिए तो याद रह जाते हैं। ईश केन कठ प्रश्न मुंड मांडूक्य तित्तिरी, ये हो गए। उसके बाद बृहदारण्य, छांदोग्य, ऐत्रेय, ये और हो गए। तो 10 और कहीं 11 ये प्रमुख उपनिषद हैं। उनमें तैत्तिरीय उपनिषद एक है। तो तैत्तिरीय उपनिषद बड़ा महत्वपूर्ण है, उसमें शिक्षावल्ली है, छात्रों के लिए उसमें बड़ा प्रबोध किए गए हैं। गुरुजन पहले उपनिषदों के समय में गुरुकुलों में, आश्रमों में गुरुजन अपने छात्रों को क्या क्या बताते थे, ये सब आपको वहाँ मिलेगा। तो उसमें एक समावर्तन के समय दिया जाने वाला प्रबोधन है, उद्बोधन है। जैसे कन्वोकेशन होता है आजकल, दीक्षांत समारोह होता है, उस समय समावर्तन संस्कार कहते थे। तो समावर्तन संस्कार में भी गुरुजन स्नातक को प्रबोधित करते थे, संदेश देते थे। तो वो जो गुरुओं का संदेश है तैत्तिरीय उपनिषद में लगभग 2-2.5 पृष्ठ में वह है। उस समय की कन्वोकेशन स्पीच है, एक तरह से दीक्षांत भाषण कैसे उस समय देते थे गुरुजन, उसका नमूना है। तो उसमें बहुत ही स्मरणीय वाक्य है। तो सबसे ज़्यादा स्मरणीय वाक्य जो मुझे लगता है कि स्वाध्यायान मां प्रमदः, स्वाध्याय से प्रमाद मत करना, नित्य अध्ययन करते रहना चाहिए। यह विश्वविद्यालय से निकलने के पश्चात किसी भी प्रोफेशन में हम जाएं, यदि अध्यापक के क्षेत्र में, अध्यापन के क्षेत्र में जाते हैं तब तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अन्यत्र भी जाते हैं तो संस्कृत विद्या को साथ रखना चाहिए और निरंतर स्वाध्याय करते रहना चाहिए। यह हमारे प्राचीन जो गुरु हैं उनका संदेश है। और एक दूसरा उनका संदेश उसी में है, वो भी मुझे हमेशा स्मरणीय लगता है और याद आता रहता है कि अपने छात्रों को और क्या कह सकते हैं। यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि, जो हमारे अच्छे कार्य हैं, सुचरित जो हमारा है, उसी का तुम अनुकरण करना। हमें यदि कुछ दोष है तो उसको तुम मत अनुकरण उसका करना, उसको साथ लेकर मत जाना। तो जाते समय
जो गुरुजन है वो यही कहते हैं, क्योंकि मनुष्य है, मनुष्य में कुछ न कुछ तो दोष हो ही सकता है, लेकिन वो कामना यही करते हैं कि हमारी जो अच्छाइयाँ हैं वही लेकर के हमारी संस्था से स्नातक जो बनते हैं वो जाएं लेकर के, हमें यदि कुछ कमियां हैं तो उनको लेकर के न जाएं। तो हम यही कहेंगे आपसे कि संस्कृत भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा साहित्य का, शास्त्रों का अध्ययन करते रहें, स्वाध्याय में कभी प्रमाद न करें, नित्य अध्ययन करते रहना चाहिए। मेरी प्रशंसा इन्होंने की, बहुत उदारता है, लेकिन मैं अब जो कुछ भी मैंने पाया है उसका रहस्य मैं यही बताता हूँ कि मैं स्वाध्याय बहुत करता था। मैं बहुत छोटा सा बच्चा था, 5-6 साल का, तब से ही मेरी आदत थी कि मैं किताबें पढ़ता ही रहता था दिन भर। मेरी खूब हंसी भी उड़ाई जाती थी, बड़ा पढ़क्कड़ है ये तो ये सब, लेकिन उस सब को सुनते हुए भी हमने अपना वो व्यसन नहीं छोड़ा। तो पढ़ने की हमको आदत बहुत थी, उसी के कारण हम बन सके जितने जो कुछ बन सके। जो स्वाध्याय का, उसके बिना हमको लगता है कि जीवन ही व्यर्थ है। यदि स्वाध्याय नहीं करते हैं तो क्या, किसके लिए जीवन बिता रहे हैं, किस लिए जी रहे हैं। तो इतना विद्या व्यासंग, विद्या में इतना अभिनिवेश आप लोगों का हो जाए तो आप लोगों का चरित्र, जीवन, कैरियर उसी के अनुसार फिर आगे बढ़ेगा। मैं बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। अच्छा, ठीक है, जितना संक्षेप में कहना था वो हमने कह ही दिया। जो हम कह रहे थे कि लेखन के बारे में हमारे विद्यार्थियों का पूरा लिखने के बारे में जैसी बात हम लोग नहीं जानते हैं। हाँ, एक तो जो छंदों के बारे में मैं कह रहा था, तो हम थाईलैंड में थे 3 साल, तो वहाँ के इतिहास, वहाँ के राजाओं के बारे में हमको बहुत सारी बातें वहाँ पता चली। वहाँ सब राजा अपने आप को राम कहते हैं, और हम जब थे वहाँ तो राम नवम का शासन था, राजा वो थे। जैसे इंग्लैंड में भी रानी जो है राज करती है, बाकी लोकतंत्र है, पार्लियामेंट भी होती है, कैबिनेट भी होता है, लेकिन राजा रानी वहाँ भी हैं। थाईलैंड में भी रानी राजा चले आ रहे हैं। तो वो राम प्रथम से लगा करके 19वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी से और 21वीं शताब्दी में राम नवम का शासन था। 90 साल से ऊपर उनकी उम्र थी, बहुत अच्छे आदमी थे, बड़े तेजस्वी आदमी थे। और तो उनका इतिहास पढ़ते हुए एक बात हमको वहाँ पता चली कि वो सब जो राजा थे वो अपने बेटों को संस्कृत के छंदों का अभ्यास कराते थे, और वो ये कहते थे कि इनका अभ्यास करने से ये कुशल प्रशासक बनेगा। ये उन लोगों ने समझ लिया था। हम लोग ये नहीं समझते हैं कि छंदों का अभ्यास करने से, छंद शास्त्र का अभ्यास करने से जीवन में और क्या मिलेगा, मतलब मैनेजमेंट में हमको क्या मिलेगा। लेकिन वो लोग समझ गए थे कि छंदों का अभ्यास यदि करता है तो उसकी जो लय है वो दिमाग में बैठती है, तो दिमाग संतुलित होता है, धैर्य आता है, प्रसन्नता रहती है, और जो जीवन का लय है, जीवन की जो रिदम है, वो आदमी उसमें प्रवेश करता है। तो राजा का कार्य भी ज़्यादा अच्छी तरह कर सकेगा, उत्तेजित जल्दी नहीं होगा, प्रसन्नतापूर्वक कार्य अपने दायित्व को निभाएगा। इसलिए वो छंदों की ट्रेनिंग राजकुमारों को उस समय दिया करते थे। वहाँ संस्कृत भाषा का बहुत प्रभाव है, रामायण खूब खेली जाती है, बहुत सुंदर ढंग से वहाँ करते हैं। थाईलैंड में जो रामायण होती है वो अद्भुत सुंदर साज सज्जा के साथ वो लोग करते हैं। तो इसलिए संस्कृत में ही यह है कि छंदस संपदा अन्य किसी भाषा में अब नहीं जैसी है। कुछ समय पहले तक तो हिंदी में दोहे, सोरठा, चौपाई, कुंडलिया, घनाक्षरी लोग कहते थे, पढ़ते थे। अब वहाँ वो परंपरा खत्म हो गई। हिंदी में जो नए लोग आ रहे हैं वो ऐसे दोहे लगातार सुनाते चले जाएं, घनाक्षरी सुनाते चले जाएं, ऐसे लोग वहाँ प्रायः नहीं मिलेंगे। तो वो लोग आगे बढ़ गए आधुनिकता के प्रवाह में। संस्कृत की विशेषता क्या है कि इसमें परंपरा और आधुनिकता दोनों गलबाही करते हुए चलते हैं, दोनों का संयोग, समन्वय बराबर बना रहा है। तो जो पारंपरिक छंद हैं वो भी इसमें बने हुए हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं तो हम लोग पारंपरिक छंदों में भी
खूब कविताएं लिखते हैं और मुक्तचंद में भी लिखते हैं, लोग गद्य में भी लिखते हैं। बाकी भाषाओं में वहाँ के जो पारंपरिक छंद हैं उनमें लिखना ख़त्म हो गया है। जैसे तेलुगु है, मराठी है, गुजराती है, उड़िया है, इनमें बहुत कम। उनके यहाँ भी हर भाषा के अपने पारंपरिक छंद हैं। जैसे हिंदी में कुंडलिया, घनाक्षरी, दोहा, कवित्व, सोरठा है, और संस्कृत में तो लगभग 500-100 छंद हैं। इतने ज़्यादा छंद दुनिया की किसी भाषा में नहीं है। जितने छंदों की संपदा संस्कृत भाषा में है उतनी विश्व की किसी भाषा में नहीं होगी। लेकिन हर भाषा जिसका कि साहित्य और इतिहास है उसमें कुछ न कुछ पारंपरिक छंद रहे हैं। वो संस्कृत के छंदों से ही निकले हैं। चौपाई जो है पंचटिका छंद से निकला है, दोहा भी तोदक छंद है उससे निकला है। परंपरा से जुड़ कर के ही वो छंद बने हैं। लेकिन वहाँ जो छंद पारंपरिक छंद थे वो खत्म लगभग हो गए। उनमें कविताएं भी बहुत कम होती हैं और लिखे कम जाते हैं, कहे कम जाते हैं, पढ़े पढ़ाए कम जाते हैं। संस्कृत की विशेषता क्या है कि हम जो वैदिक काल से लगा करके जो मंत्र काव्य है वहाँ से लगा करके कालिदास, भगवती, बाणभट्ट, भर्तृहरि, इन सब का जो महान साहित्य है वो भी पढ़ते हैं। आधुनिक साहित्य भी पढ़ते हैं। संस्कृत में आधुनिक साहित्य भी बहुत है। तो इसलिए संस्कृत के छात्रों के सामने ज़्यादा बड़ी चुनौती है। आप लोगों को अधिक मेहनत करना पड़ेगी, करना चाहिए, क्योंकि आपके पास संपदा ज़्यादा है। जिसके पास संपदा ज़्यादा होती है उसको उसकी रखवाली करने में उतना ही ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है। और ये तो ऐसी संपदा नहीं है कि जिसको चौकीदार बिठा दो तो बची रहे। इसको तो अभ्यास स्वाध्याय करके ही बचाया और बढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए संस्कृत के छात्रों के लिए बाकी विषयों की अपेक्षा ज़्यादा दायित्वपूर्ण उनका व्यवहार होना चाहिए। गगन, मनन, स्वाध्याय, अध्यवसाय उनका होना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा है। उनके ऊपर पुरखों की इतनी बड़ी धरोहर उनको मिली है, उसको आप अपना सकते हैं। तो आपके लिए सौभाग्य की भी बात है कि अन्य विषयों में जो इतनी संपदा नहीं है वह आपके लिए उसके दरवाजे खुले हुए हैं। ये आप पर है कि आप उनमें प्रवेश करके कितना आगे जा सकते हैं। तो जितना ही आप उनमें अध्ययन मनन करेंगे उसमें आपकी बोलने में और लिखने में गति होती जाएगी। तो लिखने के लिए, संस्कृत में अच्छा लिखने के लिए तो हमने जो अभ्यास किया है कि हम पढ़ते बहुत थे तो उसके वाक्य हमारे भीतर रमते जाते थे और तब मन होने लगता था कि ऐसा ही हम लिख के देखते हैं, हम क्यों नहीं लिख सकते। यहाँ तक कि हम कक्षा 6-7 में थे तो हमने बाणभट्ट की कादम्बरी पढ़ना शुरू कर दिया। चाहे समझ में आए चाहे ना, हम तो पढ़ने लग जाते थे। वो अच्छी लगती थी। उसमें हमको लगता था कि क्या बढ़िया रिदम है उसमें। आसीद अशेष नरपति शरद समभ्यजित शासन भाग शासन युवा पर करके इतना लंबा वाक्य चलेगा, राजा शूद्र को नाम। फिर उसमें हमको बड़ा ये अद्भुत लगा कि 10-12 पेज में जाके एक वाक्य खत्म होता है। तो और कहीं तो ऐसा होता ही नहीं है। तो बड़ा चमत्कार है कि एक वाक्य इतना लंबा बनाते हैं, उसमें फिर आसी क्रिया अंत में एक आती है 10 पेज में। तो ऐसा तो केवल संस्कृत में ही हो सकता है। ये अलग तरह की खूबी है। तो उसमें पढ़ते पढ़ते मन होने लगता है कि हम लिख के देखते हैं ऐसा। तो उस तरह का हमने लिखना शुरू हमने किया। तो संस्कृत में अच्छा लिखने के लिए तो उपाय यही है कि आप रामायण है, गीता है, महाभारत है, कालिदास है, अच्छे कवियों का जो साहित्य उसको बार बार पढ़िए। परीक्षा की तैयारी के लिए पढ़ें वो अलग बात है। परीक्षा की तैयारी के लिए केवल पढ़ेंगे तो फिर जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम क्या करते थे कि हम गर्मी की छुट्टियों में सारा कोर्स पढ़ लेते थे, उसके बाद कोर्स वोर्स हम नहीं पढ़ते थे क्योंकि यहाँ की लाइब्रेरी बहुत अच्छी थी। तो हम घंटों उसमें लाइब्रेरी में जाके बैठे रहते थे और कोर्स के बाहर का हम बहुत पढ़ते थे। हालांकि ऐसा आप ज़्यादा मत करिएगा, परीक्षा में आपका नुकसान हो जाए ऐसा हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि अपनी अपनी तैयारी होती है। तो हमने तो वहाँ भी फैकल्टी में टॉप किया था। बीए में भी हमारी विश्वविद्यालय में पोजीशन थी, एमए में फुल फैकल्टी में सर्वाधिक अंक थे इत्यादि। लेकिन सबको अपनी अपनी सीमाओं के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार स्वाध्याय करना चाहिए और पाठ्यक्रम की तैयारी तो अच्छी तरह करना ही चाहिए। ये देखना चाहिए जो अपने गुरु हैं उनसे सलाह लेकर के कि जो सहायक पुस्तकें हैं उनमें से कौन कौन सी हम पढ़ सकते हैं और किससे हमको ज़्यादा हो। पाठ्यक्रम की तैयारी में भी उनसे मदद मिलेगी। जितने सहायक ग्रंथ हैं आप
अच्छी किताबें जितनी पढ़ेंगी, जैसे संस्कृत साहित्य के इतिहास की जो आपकी किताबें प्रेस्क्राइब्ड है वो आपने पढ़ी, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। संस्कृत कवि दर्शन बहुत अच्छी किताब है भोला शंकर व्यास की, बहुत सुंदर भाषा में कैसे कवि के बारे में समीक्षा की जाती है। ये भोला शंकर व्यास बड़े पंडित थे, वो हिंदी के प्रोफेसर थे, पाटिल जी जानते होंगे BHU में, लेकिन संस्कृत के बड़े प्रकांड पंडित थे, बहुत बड़े संस्कृत के पंडित हुए थे, और उन्होंने संस्कृत के साहित्य के बारे में बहुत अच्छा लिखा है। तो ये साहित्य ग्रंथ जितने इस तरह के हैं सुंदर, उनको जितना आप पढ़ेंगे तो आगे उससे बढ़ेंगे। और संस्कृत में अभ्यास करने के लिए जो अच्छे छात्र हैं, जिनकी अच्छी गति है, वो एक किताब हमारे बहुत काम की थी, संस्कृत निबंध पथ प्रदर्शक। वो अंग्रेजी में है, आपके साथ बहुत बड़े विद्वान थे, और उन्हीं के कोई भाई थे, वो यहाँ पहले अध्यक्ष थे, BM आपटे साहब यहाँ संस्कृत के पहले अध्यक्ष थे। तो वो BS साहब पे हैं, जिनने कोश भी बनाया है, संस्कृत का कोश उनका सब देखते हैं, बहुत चलता है। उन्हीं की किताब है ये। कितने बड़े पंडित थे, उन्होंने छात्रों के उपकार के लिए किताब लिखी, छात्रों के लिए उन्होंने कोश बनाया। बड़े पंडित थे, वो पूना में प्रिंसिपल थे, उनका बड़ा नाम है। तो संस्कृत निबंध आफ्टेज गाइड टू संस्कृत कंपोजिशन, इस नाम से उन्होंने अंग्रेजी में लिखी थी। इतनी ज़्यादा चली वो किताब, क्योंकि छात्रों के लिए कंपोजिशन के लिए बहुत अच्छी पाई गई। उसको पढ़ करके अच्छे वाक्य बनाने लगते हैं छात्र। तो हिंदी में उसका अनुवाद खूब यहाँ हम लोगों ने उसका उपयोग किया है, यहाँ अभी भी मिल सकता है। तो वो मिल जाए तो जो अच्छे छात्र हैं उसका उपयोग कर सकते हैं। उससे क्या है कि मुहावरेदार संस्कृत के वाक्य कैसे, उसके उन्होंने उदाहरण दिए हैं बहुत अच्छे, छाट छाट करके अच्छे कवियों के। उससे क्या है कि अच्छी संस्कृत में लिखना आना चाहिए। केवल उतना ही पर्याप्त नहीं है कि आपने सरल संस्कृत सीख ली है, मम नाम राधा वल्लभ हम जलम पिबामि हम गच्छामि, इतने सब वाक्य आपने, ये तो कोई हिंदी में ही बोल देता है इस तरह के वाक्य। तो संस्कृत में इनको बोल करके क्या कौन सी खूबी होगी? संस्कृत में तो आप ऐसे वाक्य बोलिए जिसमें क्या, हाँ संस्कृत के आपने मतलब दिखावा भले ही ना हो कि कोई आप श्लेष यमक ऐसे और जम्बालवत जालवत ऐसा अनुप्रास बना करके बोल रहे हैं। सहज होना चाहिए, लेकिन सौंदर्य लय होना चाहिए इसमें। और संस्कृत की जो अपनी खूबी है भाषा की, जो उसकी संश्लिष्टता है उस भाषा की, अभिव्यक्ति की जो उसमें खूबियाँ हैं, वो हमारे वाक्यों में आए। तो उस तरह की संस्कृत का अभ्यास करना चाहिए, और जो छात्र कर सकें। बाकी छात्रों को कपिल देव द्विवेदी की किताबें हैं, 3 वो भी अच्छे हैं, रचनानुवाद कौमुदी, मध्य रचनानुवाद कौमुदी और प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी। उनसे भी हम लोगों ने अभ्यास किया था जब हम लोग BA में थे। तो कपिल देव द्विवेदी की किताबें से अनुवाद, और चतुर्धर हंस नोटियात की किताब है अनुवाद चंद्रिका, वो भी अच्छी है। तो जो किताब आपको मिल जाए और जिससे आपको लगे कि हाँ इससे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, उससे लगातार फिर अभ्यास करते जाना चाहिए। चाहे आप चतुर्धर हंस नोटियाल की किताब से करें, अनुवाद चंद्रिका से करें, और या कपिल देव द्विवेदी के फिर तीनों ही वाल्यूम लेना चाहिए। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी से आरंभ करके मध्य रचनानुवाद कौमुदी और प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी तक पूरे अभ्यास करना चाहिए। अच्छी इन्होंने बनाई है किताबें। अब हम तो चूँकि खुद ही आउटडेटेड हो चुके हैं, पुरानी किताबें उन्हीं का हमको याद है। इसके बाद और नई अच्छी किताबें निकली हों तो आपके अध्यापक बता सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन ये किताबें अच्छी हैं। जब हम लोगों के लिए बड़ी उपादेय थी उस समय, तो आप लोगों के लिए बिल्कुल उपादेय होगी, क्योंकि जो टेस्टेड चीज़, परीक्षित ये ग्रंथ हैं, ये कई वर्षों से इनका उपयोग, कई दशकों से इनका उपयोग किया जाता रहा है। तो ये सुपरीक्षित ग्रंथ हैं, तो इनका उपयोग करने का आप लोग अपने स्वाध्याय के अभ्यास के लिए सोच सकते हैं। उससे फिर आप संस्कृत में रचना का अभ्यास भी परिपक्व होगा। मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ आप सबों के लिए, आप सबके लिए शुभकामनाएं। मैं भी आशीर्वाद कृष्णों के ऋषि देते हैं। तेजस्वी नावधीतमस्तु, तेजस्वी हो आपका अध्ययन, सार्थक हो। बहुत धन्यवाद।